होगी, सेना के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, ये सैलानियों के सफर के लिहाज से भी अच्छा रहेगा और व्यापार की दृष्टि से भी जब आना जाना बंद हो जाता है विपरीत परिस्थितियों में या मौसम में, तो ये टनल बड़ा बूस्ट देने वाले एक जरिया रहेगा। प्रोफेसर मनोज कुमार, आप कैसे देख रहे हैं इस टनल के उद्घाटन को? और चीन हालांकि विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं आगे है। अब जब ये ऑल वेदर टनल बनकर तैयार है, तो चीन को क्या और ज्यादा चौकस होना होगा? विस्तारवादी सोच पर क्या लगाम लगेगी? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो आज का ये दिन हम सब लोगों को एज ए भारतीय, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत ही गौरवान्वित का विषय है, क्योंकि आप देख सकती हैं कि हम बजट पे सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस पे करते हैं। और जब से ये देश सॉवरन हुआ है तब से डिफेंस पे खर्च करते आ रहा था, लेकिन पहली बार सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा जो कश्मीर बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे एनिमी है, जो किसी न किसी रूप से हर साल 365 दिन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। और उसमें इस अभी की जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 2015 में इस टनल का वहां पे शुभारंभ किया और मतलब एक टाइम फ्रेम में 10 साल में जिस तरीके से पूरा करके आज देश के सामने समर्पित कर दिया, तो मुझे लगता है कि अभी बख्शी साहब जिस प्रकार से बता रहे थे, ये सिर्फ एक टूरिज्म का पॉइंट नहीं है, बल्कि एक तरीके से ऑक्सीजन है, भारत का ऑक्सीजन लाइन है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आज इसके माध्यम से हम देश के जो हमारे जो सैनिक हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा दे सकते हैं। और आप खुद बता रही हैं कि सामरिक दृष्टि से, क्योंकि वो एरिया है हमेशा वहां पे बर्फ गिरता है, और ये टनल कहीं ना कहीं उसमें रूप में बड़ी ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। आज हमारे जो सैनिक हैं वहां पे, जो सेना के जवान होते हैं, चाहे श्रीनगर हो, द्रास हो, कारगिल हो, उनसे वेल कनेक्टेड रहेंगे और उसमें उसकी दूरी भी कम हो गई है। और नो डाउट अभी भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर 2024 में टेररिस्ट के द्वारा इस टनल पे अटैक किया गया था, जिसमें एक डॉक्टर और कुछ हमारे मजदूर भी उसमें मारे गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पे और भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी लोकेशन है और जिस प्रकार से एलएसी और एलओसी दोनों को कनेक्ट करता है, और मुझे लगता है कि ये आज भारत देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है और इस देश के नागरिकों के लिए। और ऑब्वियस है, टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था में, हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो चाहे हम अगर बांग्लादेश की बात कर लें या फिर इधर की बात कर लें, तो आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी कल युवा दिवस पे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और विकसित भारत की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक चीज को बड़ा ही पॉइंट आउट किया कि हमें सामरिक रूप से भी सॉवरन होना पड़ेगा और हर क्षेत्र में, तभी हम जाके विकसित भारत बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की ये घटना है वो एक तरीके से श्री गणेश हो चुका है। भारत का जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, जिसको 2047 में पूरा हम करना चाहते हैं, और अर्थव्यवस्था हम अभी बहुत ही जल्दी लगभग 5वीं से तीसरी होने जा रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, अभी आज के डेट में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है इन सारे चीजों को अगर आप देखिए तो भारत के मतलब आर्थिक, सामाजिक और खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हम सभी लोगों के लिए, और इसे हम लोगों को मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज भारत देश अपने सेल्फ डिफेंस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से काम कर रहा है। सेल्फ डिफेंस पर ध्यान देना जरूरी भी है। और प्रफुल्ल बख्शी सर, ये इस वक्त पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक चैलेंज तो पाकिस्तान से मिलता रहा है, चीन उन चैलेंजेस को और ज्यादा बढ़ा देता है, और अभी मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश भी रह रहकर आंखें तरे रहा है। अभी कुछ मिनट पहले ही हमने खबर दिखाई जहां पर लाइट वेट ड्रोन माफ कीजिए लाइट वेट टैंक्स खरीदने की तैयारी में अब तुर्की से यहाँ बांग्लादेश है। यानी अगर हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो उतना ही ज्यादा मजबूत भी तो हमें होना चाहिए, उतना ही ज्यादा सशक्त भी तो हमें होना चाहिए। रचना जी, इसमें दो राय नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारे देश में ये प्लानिंग हो चुकी है। अब चाहे टर्की से वो बख्तियार ड्रोन ले ले या फाइटिंग व्हीकल ले ले, जो मर्जी लाइट टैंक ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब एक बात है, हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अगर पॉलिटिकल विल होती हमारे पास पहले, तो हम ये 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को हमने नहीं दी होती। ये हमारी पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट होती है, वो आ गई है। अब आप देखेंगे एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन इट्स प्रॉपर ऑर्डर। अब आपकी टनल्स भी, लॉजिस्टिक्स भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, यहां ही नहीं, पूरे लद्दाख से लेके अरुणाचल तक 3,850 किलोमीटर का जो ब्रॉड फ्रंटेज है, वो सारा का सारा अब टोटली लॉजिस्टिक्स के हो रहा है। हालांकि चाइना हमसे 20 साल आगे बढ़ गया था, हमने 20 साल बाद शुरू किया चाइना से, पर जो भी किया अब हमने ठीक किया।
हम अब देखिए देखिए अब इधर कश्मीर में, वेस्टर्न बॉर्डर में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह अब हमारी जो जागरूकता है, हमारी जो चेंजेस इन डॉक्ट्रिन आई है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। मैं ये इसको दोबारा इसलिए बोल रहा हूं, यही एक चीज होती है, लड़ाई, कोई संघर्ष दिमाग में जीता जाता है, फिर आप जीतते हैं। अगर दिमाग से ही हम हार जाओ तो फिर आपकी हार मुकर्रर है। अगर आप पहले ही कह दो कि हम रोड नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइनीज अंदर आ जाएंगे, तो आप सोच लीजिए चाइनीज अंदर आ गए। तो ये बात सारी है। इसीलिए ये टनल जिसको आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे आप आइलैंड की तरफ से देख लीजिए, अंडमान निकोबार से चलिए, ऊपर चलिए, कहीं भी, एवरीवेयर यू विल फाइंड। अब जो जैसे प्रोफेसर मनोज बोल रहे थे, जो देश की सुरक्षा की जो अब छवि हमारे मन में उभरी है, वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक सॉलिड छवि उभरी है। इसको अब पूरा करने के लिए सब भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ और ज़्यादा सक्षम हम होंगे, यहाँ भारत को और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत भी है। अच्छा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बड़े कदम उठाते हैं या भारत सरकार एक कदम और आगे बढ़ा देती है, उसमें बाकी देशों के लिए भी तो एक मैसेज होता होगा ना, प्रोफेसर मनोज कुमार? देखिए रचना जी, बिल्कुल। देखिए, किसी भी राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाली जो जो भी व्यक्ति होता है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके अभी 24 तक में भारत की जो छवि राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो चाहे विदेश नीति के माध्यम से हो या हमारी आर्थिक नीति के माध्यम से हो या ट्रेड के माध्यम से हो, भारत ने हर जगह पे पेनिट्रेशन किया है। और बड़े ही तरीके से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी वर्ल्ड में रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है और अमेरिका और चाइना का क्या रोल है, उसमें भारत का जो पोजीशन है जिस प्रकार से, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने वाला है कि भारत अपनी बात को किस तरीके से रखता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यही समय है और सही समय है का जो कोटेशन हर बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मुझे लगता है कि भारत एक युवाओं वाला देश है। और जिस प्रकार से अभी हमें एक लीडरशिप मिला है, और इस लीडरशिप के नेतृत्व में हम अपने डिफेंस को अगर ठीक कर लिए और हम अपने आर्थिक व्यवस्था और खास करके युवाओं को अगर हमने अपने स्किल और डिजिटल के माध्यम से जोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि जो भारत जो एक विश्व अर्थव्यवस्था में जो एक भूमिका होनी चाहिए, ऑब्वियस है कि वो निभाएगा। और नो डाउट, देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि 75 साल की यात्रा है, और इस 75 साल की यात्रा में ऑब्वियस है कि चाइना ने जिस प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स के रूप में भारत को हमेशा से डैमेज किया है, वो पाकिस्तान के माध्यम से किया हो या जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है, और भारत ने कभी भी उसको उलट के जवाब नहीं दिया। और आप देख सकते हैं विदेश नीति में आज जिस प्रकार से हम एक अटैकिंग मोड में है, आप चाहे डोकलाम वाला घटना देख लीजिए, और अभी जैसे बख्शी साहब जो बता रहे थे कि ये तो एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और ऑब्वियस है कि एक आर्मी और सिविलियन का जो कंसेप्ट होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। और जिस प्रकार से आज वो खुद इस चीज को बता रहे हैं कि भारत के लिए एक मतलब संजीवनी बूटी के रूप में ये टनल काम करेगा, क्योंकि आप एलएसी और एलओसी अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा समस्या हमारा उसी बॉर्डर पे होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सैनिक कितने वहां पे अभी तक, जब से ये पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है और जब से एलएसी और एलओसी का लाइन खींचा गया, तब से कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी और इस सुरक्षा के माध्यम से हम इन सारी चीजों को काउंटर कर सकते हैं। अब काउंटर कर सकते हैं, पूरी तरह से सक्षम भी हैं, लेकिन क्या भारत की उपलब्धियों को लेकर कोई भी सबक यहाँ पाकिस्तान सीख रहा होगा क्या? मैं पूछ रही हूँ बख्शी सर। चलिए चीन को तो मैं अलग छोड़ दूं, क्या पाकिस्तान कोई भी सबक सीख रहा होगा क्या? और पाकिस्तान के रास्ते पर चलने वाले बांग्लादेश को थोड़ी भी अकल आई होगी क्या कि पंगा ना लिया जाए? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही है रचना जी। सबक तो पाकिस्तान सीख गया है। पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत असलियत में क्या है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, वो चाइना का साथ लेगा, वो बीच में बांग्लादेश को मिलाएगा, वो डबल या ट्रिपल फ्रंट खोलने की कोशिश करेगा, वो ये कार्यक्रम करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमारी अब स्थिति क्या है। जो कश्मीर करता था वो उसके हाथ से निकल गया है। अब वो लोकल, अब वहां के लोग, आज आप सुन रहे थे लोगों को जो कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये तो सोचा भी नहीं था उन्होंने कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये इसको एब्सोल्युटली सर्टेन है कि ये पाकिस्तान तो सबक सीख रहा है, बांग्लादेश से सबक सीख रहा है, पर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके जो है वो गिव अप नहीं करेंगे। सबक सीखना समय रहते हुए अगर सबक सीख लेते हैं तो फिर आगे बातें बढ़ने से रह जाती, लेकिन यहाँ सबक सीखते हुए नजर आते नहीं। बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल बख्शी सर, प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए, चूंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं,